एक तो अदर ऑर्गेनिज्म है, एक स्टैफ ऑरियस, एक ट्यूबरकुलोर है, एक अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म में साल्मोनेला एक खास चीज है जो कि सिकल सेल एनीमिया जिन लोगों में हो उनमें ऑस्टियोलाइटिस प्रोड्यूस करता है। आवाज रिकॉर्ड करना, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनकी एक प्राइमरी साइट होगी। स्टैफ ऑरियस की जैसे स्किन है, ट्यूबरकुलोसिस की जैसे कि लंग है, और अदर ऑर्गेनिजम्स की ब्लड हो सकती है। तो इस प्राइमरी साइट से ज्यादातर ये ब्लड से स्प्रेड करती है, और ब्लड से स्प्रेड करके ये मेटाफिसिस में डिपॉजिट। अब मेटाफिसिस में क्यों डिपॉजिट होंगे? तो सबसे पहले नियर द जॉइंट है, इससे ट्रॉमा होगा, इससे हेमाटोमा बन सकते हैं, मतलब ब्लड कलेक्शन होगा। दूसरी बात, ब्लड साइनसेस होते हैं यहाँ पर। तीसरा, काफी सेल्स हैं वहां पे, सेलुलर है, तो सेलुलर होने की वजह से कल्चर मीडियम है वहां पे। चौथी चीज, हेयर पिन बेल्ट है, तो उससे जो है ब्लड जब बढ़ता है तो स्ट्रेसेस और टर्बुलेंस होती है। स्ट्रेसेस और टर्बुलेंस होती है, तो घूम के आया वो बैक्टीरिया वहां पर डिपॉजिट हो। अब ये बैक्टीरिया जो डिपॉजिट हो गया, तो इस बैक्टीरिया की एक खास बात ये होती है कि ये कोगुलेज पॉजिटिव है। स्टेफिलोकोकस कोगुलेज पॉजिटिव। और दूसरी बात इस बैक्टीरिया की ये होती है कि ये ऐसी एंजाइम सिक्रीट कर सकता है जो कि उस एंटीबायोटिक्स को मार दे, जैसे पेनिसिलिनेज सिक्रीट कर सकता है। उस एंटीबायोटिक को ये मार सकता है। तो कोगुलेज पॉजिटिव होने की वजह से अगर बैक्टीरिया जहां कहीं पे भी है उसके चारों तरफ प्लॉट बन जाते हैं, प्लॉट्स बन जाते हैं, जिससे एंटीबायोटिक और एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक एंटीबॉडी की एक्सेस कम हो जाता है। एक तो तरीका यह है बैक्टीरिया के बचने का कि अपने चारों तरफ, पहली बात तो बैक्टीरिया अडहेयर कर जाता है। पहली चीज ये कि बैक्टीरिया अडहेयर कर जाता है। उसके बाद ये जो है ये अपने चारों तरफ क्लॉटिंग कर देता है, और इसी क्लॉटिंग की वजह से एंड आर्टरी आ रही है वहां सप्लाई करने वाली, उनमें भी क्लॉटिंग हो जाती है। अडहेयर करता है पहले, उसके बाद अपने चारों तरफ क्लॉटिंग कर लेता है। तीसरी चीज एंड आर्टरी यहाँ पे हो जाती है, और चौथी चीज यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। इस इन्फ्लेमेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक्सुडेशन। दैट मींस एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी वेसल की ऐसे चेंज होती है, एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और क्योंकि ये एक्स्ट्रा वैस्कुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ता है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहां बढ़ता है? क्लोज कंपार्टमेंट में बढ़ता है, क्योंकि चारों तरफ रिजिड क्लोज कंपार्टमेंट है। इसीलिए इसकी वजह से एडिमा होता है। एडिमा की वजह से क्या होगा?
वैस्कुलरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। इसको हम लोग कहते हैं वैस्कुलरिटी जब कॉम्प्रोमाइज होती है तो और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इस पूरी साइकिल को हम लोग कहते हैं एडिमा इस्कीमिया साइकिल। इस एडिमा इस्कीमिया साइकिल की वजह से एवास्कुलरिटी होती है। क्या होता है? प्राइमरली होगी एवास्कुलरिटी होगी, पस बन सकता है। अगर अब ये जो एवास्कुलरिटी होगी इसकी वजह से सीक्वेस्ट्रम बन सकता है, और एवास्कुलरिटी की वजह से ये पस भी बन सकता है। तो पस में बैक्टीरिया भी है और पस में डेड बोन भी है, डेड एरियाज ऑफ सेल ऑफ बोन भी, नेक्रोटिक बोन भी। और ये नेक्रोटिक बोन जो है ये ट्रैक कर सकता है, दिस पस कैन ट्रैक। तो ये ट्रैक जिस होल से करेगा, मेटाफिजिक्स में जो है यहां से ब्लड वेसल एंटर करती हैं उनको कहते हैं वॉकमैन्स कैनाल। उनके थ्रू ये ट्रैक करके, ये कैनाल्स के थ्रू ट्रैक करके कॉर्टेक्स में ये कहां चला जाएगा? सब पेरियोस्टल चला जाएगा। अगर ये सब पेरियोस्टल चला जाएगा तो पेरियोस्टल स्ट्रिपिंग होगी। अगर फिक्स पेरियोस्टल स्ट्रिपिंग होगी तो फर्दर क्या होगा? वैस्कुलरिटी और रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब इसकी प्राइमरी स्टेजेस देखी जाए तो बैक्टीरिया का डिपोजिशन, बैक्टीरिया को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का तरीका, इन्फ्लेमेशन, एडिमा इस्कीमिया साइकिल, पस फॉर्मेशन, पस ट्रैक कैसे करेगा और पस से सब पेरियोस्टल में चला जाएगा। सब पेरियोस्टल के बाद दूसरा क्या हो सकता है? सॉफ्ट टिश्यू एब्सॉर्ब हो सकती है और साइनस हो सकता है। इसके बाद इसका मेडुलरी ट्रैकिंग हो सकती है, मेडुला इन्वॉल्व हो सकती है, मेडुला में नीचे चलता चला जाएगा। इसके बाद यह है कि अगर ये जो सीक्वेस्ट्रम बन गया, दिस इज लाइक अ फॉरेन बॉडी। तो अगर मान लो टिबिया का ये सरफेस है, इस तरफ तो सब पेरियोस्टल स्ट्रिपिंग हो गई और ये वाला पोर्शन जो है ये सीक्वेस्ट्रम बन गया। तो ग्रैनुलेशन, यहां पे ग्रैनुलेशन बन जाएगी। ये ग्रैनुलेशन में न्यूबॉर्न फॉर्मेशन होगी, दिस विल बिकम इन्वोल्यूक्रम। सीक्वेस्ट्रम का ये वाला सरफेस स्मूथ होगा और जिधर की तरफ ग्रैनुलेशन है उधर का सरफेस ग्रैनुलर हो जाएगा, क्योंकि ग्रैनुलेशन उसको ईट करने की कोशिश करेगी। और ये वाला एरिया है दिस विल बी फिल्ड विद पस। So this is sequestrum, this is involucrum, and जहां से ये पस ट्रैक करके सब पेरियोस्टल आया था, this is called as क्लोएकी। ठीक है? अब ये जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है, इसका एक और है कि ये पस जो है ये बिल्कुल स्टेराइल होके एब्सेस बना दे। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडीज एब्सेस। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस की जो क्लिनिकल स्टेजेस हैं वो है एक्यूट, सब एक्यूट। जब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस 2 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर जाए तो सब एक्यूट कहते हैं। रिकरिंग
मतलब वैक्सीन रनिंग हो रही है और क्रॉनिक। ये इसका टाइम सीक्वेंस के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, एक्यूट, सब एक्यूट, रिकरिंग, रिलैप्सिंग एंड क्रॉनिक। और जब बहुत दिनों तक ये इंफेक्शन परसिस्ट करता है, एक और बड़ी भारी प्रॉब्लम हो जाती है, एमाइलॉइड बनता है, एमाइलॉइडोसिस हो जाता है, जिसमें कि लिवर फेलियर और किडनी फेलियर होता है। अगर इसके साथ एसोसिएटेड डायबिटीज है या इम्यून डेफिशिएंसी है तो समस्या और गहरी हो जाती है। इसके इस बेसिक पैथोलॉजी के अलावा तुमको ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला और गारे ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन 3 चीजों के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में जानना पड़ेगा। तुमको शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट नोट्स। अब जो ये कह रहे हैं कि कॉमन काफी है और यंगर एज में ज्यादा होती है, तो अगर यंगर एज में होती है तो ऑस्टियोमाइलाइटिस से अगर जॉइंट में मेटाफिसिस इंट्राकैप्सुलर तो आर्थराइटिस होता है। और आर्थराइटिस होने में क्या होता है कि ग्रोथ प्लेट डिस्ट्रॉय होता है और लिगामेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन हो सकते हैं और ग्रोथ एब्नॉर्मैलिटी होती है। तो अगर बच्चों में ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रही है तो इन चीजों का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि डिसलोकेशन हो सकते हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकती है और पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन होती है। ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में अगर तुमको समझना है तो शॉर्ट में उसकी पैथोजेनेसिस ऐसे समझनी है। ये जितने फैक्ट्स इस पर लिखे हुए हैं ये सब दे कैन फॉर्म क्वेश्चंस इन योर एग्जाम व्हेन यू सी अ केस ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्लिनिकली ऑस्टियोमाइलाइटिस कैसे प्रेजेंट करें, अब उसके बारे में वही वाले सवाल, व्हाट इज योर डायग्नोसिस, व्हाई डू यू से सो, एनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट, हाउ वुड यू ट्रीट, व्हाट इज द प्रोग्नोसिस। इफ माय डायग्नोसिस इज acute osteomyelitis, why am I saying so? एडल्ट है चाहे चाइल्ड है, इसको एक फीवर होगा, पेन, swelling, deformity, loss of function near a joint, मतलब near a joint। अब ये सवाल इस बात का उठता है कि इज इट सेप्टिक आर्थराइटिस, इज इट ऑस्टियोमाइलाइटिस, is it rheumatic fever, is it gout, or is it soft tissue abscess? See, so it is osteomyelitis if joint is free। सेकेंडली अगर मान लो ये बोन है और ये इंटरमस्कुलर सेक्टम है और यहाँ पे इंफेक्शन हो रहा है, इस जगह पे इट विल बी लिमिटेड बाय दिस एंड दिस फेशिया। देयरफॉर एनी स्वेलिंग अराउंड द मेटाफिसिस की सिमेट्रिकल, सब पेरियोस्टल स्वेलिंग कैसे होगी, सब कंपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व कर लेगी। एनी स्वेलिंग अराउंड अ जॉइंट which is all around, which is involving all facial compartments, is probably osteomyelitis. It is not limited by intermuscular sector.
तो सॉफ्ट टिश्यू एब्सेसिस का डिस्टिंक्शन ऐसे होता है। रूमेटिक फीवर पॉलीआर्टिकुलर है, गाउट एंडरली में है और मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। तो फीवर, पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ फंक्शन। डिफॉर्मिटी क्यों होगी? क्योंकि मसल स्पैज़म है, इसलिए जिधर का मसल स्ट्रांग है उधर की तरफ डिफॉर्मिटी होगी। और डिफॉर्मिटी इज एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एंकाइलोसिस, दैट मींस अगर फ्लेक्सर नी का डिफॉर्मिटी है तो फ्लेक्शन पूरा हो जाएगा, एक्सटेंशन नहीं होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एंकाइलोसिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी होगी। अब अगर इस तरह का मरीज आता है तो उसको डायग्नोज करते हो, जैसे मरीज आया तो फिर सबसे पहले क्या करोगे? अगर डिफॉर्मिटी है तो ट्रैक्शन दे दोगे, इमोबिलाइज कर दोगे। स्वेलिंग है तो सुमैक स्ट्रैपिंग कर दोगे, मैक्सल स्ट्रैपिंग कर दोगे स्वेलिंग हटाने के लिए। एंटीबायोटिक्स शुरू कर सकते हो, और वो वाली एंटीबायोटिक्स जो कि कोआगुलेज को इनहिबिट करे, तो पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो कोआगुलेज को इनहिबिट करती है। दूसरी बात, पेनिसिलिन क्यों देते हैं? जब ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होता है स्टैफ ऑरियस, तो ये पूछते पेनिसिलिन क्यों देते हैं? हाँ, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है डोज डिपेंडेंट है। बैक्टीरिया की कैपेसिटी टू सिंथेसाइज पेनिसिलिन इज रिस्ट्रिक्टेड, तो हायर डोज ऑफ पेनिसिलिन को रिस्पॉन्ड करना है। तो पेनिसिलिन ओरल और इंजेक्टेबल, ओरल टाइप ऑफ पेनिसिलिन और इंजेक्टेबल टाइप ऑफ पेनिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं। और ये एंटीबायोटिक देते हैं। तो सबसे पहले तुमने ट्रैक्शन लगाया, चार्टिंग की, फीवर की चार्टिंग की, सुमैक लगाया, सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट किया, ब्लड कल्चर ले दिया। ब्लड कल्चर किस चीज में लेते हैं? किस चीज में ब्लड कल्चर लेते हैं? ग्लूकोज साइट्रेट ब्लॉक, 8 to 10 cc of blood and glucose citrate block। ब्लड कल्चर में दिया और इसके बाद इन्वेस्टिगेट कर लिया। तो बिसाइड हेमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, इसमें जो है वो एएसओ टाइटर जरूर करते हैं। एएसओ टाइटर और सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये दो चीज जरूर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एएसओ टाइटर 4 टाइम्स से ज्यादा रेज हो, देन इट इज इंडिकेशन ऑफ सर्जरी। अब अगर what are the indications of surgery in acute osteomyelitis? No response in 48 hours. No or not adequate response in 48 hours. Palpable abscess. If you can feel an abscess which is palpable. A leukocyte count of more than 20,000 or a ESO titer raised more than 4 times now. इसमें तुम्हें मेजर सर्जरी करनी क्या है? What are you trying to do? एडिमा इस्कीमिया साइकिल ब्रेक करनी है। तो अगर तुम कॉर्टेक्स में मल्टीपल होल्स कर दो ड्रिल मशीन से, मेटाफिजिकल कॉर्टेक्स में मल्टीपल होल्स कर दो, तो सारी की सारी चीज जो है, जो एडिमा अंदर कलेक्ट हो रहा था वो डिकम्प्रेस हो जाएगा। वैस्कुलरिटी और एंटीबायोटिक पेनिट्रेंस इंप्रूव हो जाएगा। तो डिकॉम्प्रेशन जो है इसका ट्रीटमेंट।
मरीज तुम्हारे पास देर में आया और उसके जो है ये सीक्वेस्ट्रम बन गया, तो क्या करोगे? सीक्वेस्ट्रेक्टमी एंड सॉसराइजेशन। व्हाट विल यू डू? सीक्वेस्ट्रेक्टमी एंड सॉसराइजेशन। और इसमें जो है वो जब मान लो सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस को ड्रेन करो तो बाहर से अगर प्रेशर डालो तो कैविटी कोलैप्स हो जाती है, और यहाँ तो हार्ड बोल है, कोलैप्स होगी नहीं। इसलिए इस कैविटी को डील करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये जो कैविटी बनी है ऐसी सॉसर टाइप की, इसको डील करने के लिए ये कर सकते हैं, एक तो मसल इसमें लगा दो, जो मसल सब पेरियोस्टल है उसको इसमें लगा दो, जिससे कि इसके सरफेस पे फ्लूइड, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी पहुंच सके। दूसरा, इसकी सेंट्रल पैकिंग कर सकते हैं। सेंट्रल पैकिंग का तरीका ये होता है कि अगर ये कैविटी है ये, तो इसमें इस तरह से पैक किया तुमने, और इधर वाले पैक से खींचना शुरू किया। एक एक करके जब इधर वाले पैक से खींचोगे तो दिस विल ग्रेजुअली गो ऑन डिक्रीजिंग लाइक दिस, इस तरह से जो है लड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल पैकिंग। बोथ एंड्स ऑफ द पैक आर आउट। ठीक है। द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज suction irrigation. That means you can keep on irrigating the cavity with a surfactant and antibiotic solution, like surfactant like Savalon and antibiotic solution, till the culture is negative. 3 times culture becomes negative. चौथी बात इसमें यह है कि you can cement, bone cement with antibiotic से fill कर दो, bone cement with antibiotic, and there are something which are called as antibiotic beads. Alright, एक वायर पे antibiotic beads होती है, उस antibiotic bead से उसको fill कर दो, जिससे कि बहुत लॉन्ग टर्म उसमें antibiotic रिलीज होती है। पांचवी चीज क्या कर सकते हो कि जो इन्फेक्टेड बोन है उसको रिसेक्ट कर दो और ग्राफ्ट से रिकंस्ट्रक्ट कर दो। अगर डायाफिजियल है तो दिस इज पॉसिबल। तो रिसेक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट। पांचवी चीज यह है कि जब ऑस्टियोमाइलाइटिस में एमाइलोइडोसिस होने लगे तो यू मे हैव टू डू एन एम्पुटेशन। ठीक है। इसके अलावा ये तो हमने तुम्हें 3 बताई ना, स्टैफ ऑरियस, ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला। इसके अलावा एक और लिख लो, एक्टिनोमाइकोसिस और मधुरापुर। इस पे भी शॉर्ट नोट आते हैं, एक्टिनोमाइकोसिस और मधुरापुर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर ऑर्थोपेडिक्स में ऑस्टियोमाइलाइटिस का शॉर्ट केस बनता है तो these are the things that you may be asked। ठीक है। अब इसके बाद ऐसा करना कि इनकी सारी स्लाइड्स तुम उनको ईमेल कर दो, वो जरा तुम डिटेल में देख लेना, तो दैट